हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। दिस इज़ आवर इंडियन इकोनॉमी सीरीज। और जैसा कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे प्लानिंग कमीशन की चर्चा की थी। और प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे नीति आयोग रिप्लेस कर चुका है, जैसा आप सभी जानते हैं। और एट प्रेजेंट नीति आयोग इंडिया के थिंक टैंक के रूप में वर्क कर रहा है। काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन जो प्लानिंग कमीशन पहले कर रहा था, आज के समय पे नीति आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा नीति आयोग ने जो अभी इंडिया की जो चैलेंजेस हैं या बदलती हुई आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप काफ़ी सारे और नए चेंजेस भी यहाँ पे लेके आया है। तो नीति आयोग को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नीति आयोग को बनाया गया, क्या इसके मेजर फंक्शंस हैं, किस तरह से ये अपने फंक्शन को अचीव करने का प्रयास कर रहा है। और लास्ट में एक अप्रेजल यहाँ पे करेंगे कि नीति आयोग कितना अपने प्रयासों को मतलब अचीव कर पाया, कितना सफल यहाँ पे रहा है। पूरे इस नीति आयोग वाले इशू को आज इस लेक्चर में हम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सेशन के पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए आप इस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पूरी प्रिपरेशन है उसकी सारे रिसोर्सेज एक ही जगह मिल जाते हैं, जिसमें नोट्स हैं, क्लासेस हैं, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ये सभी एक जगह मिल जाएंगे। और अभी आपका ये 20% ऑफ चल रहा है। यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट हियर बाय यूजिंग द कोड RB लाइव। नोट्स भी आपको जो है ये पूरी 20 बुकलेट्स हैं जो आपको घर पे भेजी जाएंगी हार्ड कॉपी के फॉर्म में। नीति आयोग की यहाँ पे चर्चा करते हैं। और इसको लाया गया 2015 के अंदर। और इसने नीति आयोग के आने के बाद प्लानिंग कमीशन आपका रिप्लेस हो जाता है, प्लानिंग कमीशन हट जाता है। और नीति आयोग भी प्लानिंग कमीशन की तरह ही एक कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा लाया गया। तो नीति आयोग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टेट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन है, कैग है, फाइनेंस कमीशन है, जिनका कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, इनके आर्टिकल्स मेंशन है, इनको पावर्स वगैरह जो दी गई है वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे संविधान में मेंशन है। तो ऐसा नहीं है नीति आयोग के केस में। स्टेट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, जैसे आप देखोगे NHRC हैं, CIC वगैरह, या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिनको पार्लियामेंट के कानून के अंतर्गत जो है बनाया गया है। तो ये वाला केस भी नीति आयोग पे नहीं बैठता है। इसको एक सिंपल से रिजोल्यूशन के द्वारा लाया गया। इसी तरह से प्लानिंग कमीशन को भी लाया गया था। ये पहले बहुत कॉमन क्वेश्चन हुआ करता था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेट्यूटरी है। तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही स्टेट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग जो है एक तरह का टॉप पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो स्टेट्स हैं, उनको कोई भी पॉलिसी बनानी है, किसी भी तरह की उनको एडवाइस यहाँ पे चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तो वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटीज़ नीति आयोग यहाँ पे अवेलेबल कराएगा। फंक्शंस की अगर हम बात करें, जैसा हमने देखा था कि पहले जो है प्लानिंग कमीशन की अलग रिक्वायरमेंट्स थी। तो उस समय जब प्लानिंग कमीशन को बनाया गया, जब भारत आज़ाद हुआ 1950 के बाद, जिस तरह से प्लानिंग कमीशन ने वर्क किया वो उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप था। लेकिन अब काफ़ी लंबा समय बीत चुका है ना। और धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही थी। और जो प्लानिंग कमीशन की अप्रोच थी वो थी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी, और इस सेंट्रलाइज्ड अप्रोच को ही चेंज करने का प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन इतने सारे चेंजेस की ज़रूरत थी कि प्लानिंग कमीशन को हटा के एक नई ही बॉडी नीति आयोग के रूप में लाई गई। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच ले रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि स्टेट्स को भी यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। स्टेट्स को एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल जब हम नीति आयोग की स्ट्रक्चर को देखेंगे तब भी आप वहाँ पे पाएंगे कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको पार्टिसिपेशन का पूरा मौका मिल रहा है। और ये जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था ये डिसेंट्रलाइज में परिवर्तित होता है। टॉप टू बॉटम जो पूरा का पूरा इस तरह से ऊपर से नीचे तक डायरेक्टिव रहता था। ये जो पॉलिसी है ये आपका बॉटम अप अप्रोच के अंदर आपका चेंज हो जाता है। तो इन्हीं सब फंक्शंस को यहाँ पे आप एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट मेंशन किया गया है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो धारणा है इसके अंदर है कि जो सेंटर हैं और स्टेट्स हैं, या फिर जो स्टेट्स इस आपस के अंदर हैं, ये आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि सेंटर इस तरफ जाना चाह रहा है और स्टेट इस तरफ टांग खींच रहे हैं। तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, वेस्टेज होगा। आप जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें लंबा समय लगेगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो धारणा है, इसको अचीव करने के लिए एक नीति आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है जहां पे सभी लोग साथ में आ सके, चीज़ों पे डिस्कशन हो सके, डिबेट हो सके, और जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव है सभी को कॉन्फिडेंस में लेके एक ट्रस्ट क्रिएट करके आगे लिया जा सके।
तो ये जो है प्लेटफॉर्म अवेलेबल यहाँ पे करा रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, स्टेट्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग इस तरह से ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है जहाँ पे स्टेट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर हो रहा है आज भी। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जो धारणा है इसके अंदर ये है कि स्टेट्स के बीच में आपस में एक आप देखेंगे कि कंडक्टिव लेवल पे एक कंपटीशन रहेगा जहाँ पे वो आपस में जो भी है रिसोर्सेज को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो हो सकता है यूपी जो है ये महाराष्ट्र से कम्पीट करेगा कि कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो यूपी कहेगा नहीं हमारे पास में आप लाइए, हम आपको ऐसी सुविधाएं देंगे, ठीक है, ये सारे इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन द फॉर्म ऑफ लेबर रिफॉर्म्स, तो स्टेट्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिजनेस करना आसान हो, हमारे यहाँ पे लेबर रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हों ताकि और ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पे आ सकें। तो ये सारी जो धारणा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए ली गई है। और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि नीति आयोग डिफरेंट इंडेक्स निकालता है, जैसे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में स्टेट्स को रैंक किया जा रहा है कि कहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा है उस हिसाब से, या फिर हम SDG इंडिया इंडेक्स देखेंगे, अगेन वहाँ पे कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है। तो इस पूरा जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है इसको एक तरह से प्रैक्टिकल लेवल पे पॉसिबल बनाने के लिए नीति आयोग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जो कुछ एग्जाम्पल अभी हमने इंडेक्स के रूप में देखे। और अगर आगे चलें यहाँ पे तो शेयर्ड नेशनल एजेंडा, यहाँ पे शेयर्ड विज़न यहाँ पे रहेगा, है ना। नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस तरह से स्टेट्स यहाँ पे नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ चल सकते हैं और साथ में मिलकर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, इसका काम भी नीति आयोग कर रहा है, क्योंकि नीति आयोग कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी ज़रूरत है, कहीं पे भी आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, या ग्लोबल लेवल पे कोई बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, आपको लगता है कहीं पे कोई समस्या है, फाइन, डेवलपमेंट में कोई इशू चल रहा है, तो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं, स्टेट्स को ये कहा गया है, और हम पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी ये बढ़ावा देगा। नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज, जो भी एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सेक्टर के अंदर, काफ़ी नए उभरते हुए सेक्टर सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं उनको ये यहाँ पे लेता है नीति आयोग, उनको पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में उनके इनपुट्स यहाँ पे दिए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, जैसा अभी हमने चर्चा किया था कि प्लानिंग कमीशन के साथ सबसे बड़ा इशू यही था कि उसने सेंट्रलाइज किया हुआ था, ऊपर से जो डिसाइड हो गया उसको नीचे इम्प्लीमेंट करना। अब चूंकि पूरा सेंट्रलाइजेशन वहाँ पे था, और आप देखेंगे कि हर स्टेट की या हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे उसकी नीड अलग है, उसके चैलेंजेस अलग हैं, इसलिए प्लानिंग कमीशन वाली अप्रोच में धीरे धीरे सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया इम्प्लीमेंटेशन का। पॉलिसी आपने बहुत अच्छी बना दी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच है, और जहाँ पे जो लोकल लेवल है, फाइन, वहाँ पे लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, या फिर कुछ चेंजेस अगर वो करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी देरी हो रही है। यहाँ पे नीति आयोग ने बॉटम अप मॉडल को अपनाया और स्टेट्स को एम्पावर किया कि आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हो, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी यहाँ पे इनपुट्स लिए जाते हैं, इसलिए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग यहाँ पे किया गया है। विजन सिनेरियो प्लानिंग भी यहाँ पे है, फ्यूचरिस्टिक विजन रहेगा, आप देखेंगे 15 साल का यहाँ पे प्लान आ रहा है, ठीक है, 7 साल का भी प्लान है, तो इस तरीके से फ्यूचरिस्टिक विजन, या आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी यहाँ पे जो है वन ऑफ द फंक्शन है नीति आयोग का। डोमेन स्ट्रेटजीज, कोई भी जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे अगर कहीं पे एजुकेशन का इशू है तो इंडिया में कोई स्टेट बहुत अच्छा कर रहा है उन प्रैक्टिसेस को, या वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल लेवल पे कुछ अच्छा हो रहा है, उन प्रैक्टिसेस को लाना, उसके बारे में स्टेट्स को बताना, और कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है, उसके बारे में ये नीति आयोग यहाँ पे भी सहयोग कर रहा है। नॉलेज एंड द इनोवेशन हब, हम देखते हैं कि नीति आयोग ने जो स्टार्टअप कल्चर है, स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। नीति आयोग की तरफ से ये प्रयास रहा है कि इनोवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आप देखेंगे इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक ही नहीं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एडवांटेज देती है, तो ये पर्सपेक्टिव रहेगा। हार्मोनाइजेशन, जो भी डिफरेंट लेयर्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए, सहयोग चाहिए, ठीक है, कई जगह पे हमें दूसरे स्टेट्स के बीच में पार्टनरशिप इंश्योर करनी है, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन का, कम्युनिकेशन का काम नीति आयोग बहुत अच्छे से यहाँ पे कर रहा है, जो कि इसका वन ऑफ द फंक्शन है।
एम्फेसिस विल बी ऑन ब्रिंगिंग ऑल टुगेदर ऑन इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक अप्रोच, जिस अप्रोच के साथ गवर्नमेंट यहाँ जा रही है। कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद द वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर रहा है। जैसे मानेंगे एसडीजी का इम्प्लीमेंटेशन है, तो वर्तमान में नीति आयोग यहाँ पे सारा काम कर रहा है, उसका लोकलाइजेशन का काम कर रहा है। इसी आधार पे एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी लाया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो वही वाली बात है कि अगर आपको जो भी किसी भी तरह का आपको इनपुट यहाँ पे चाहिए तो नीति आयोग की तरफ से दिया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट्स को भी यहाँ पे पूरी तरह से वेलकम किया जाता है। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, ये एक बहुत मेजर फंक्शन यहाँ पे है और इसके अंदर एक प्रोएक्टिवनेस हमें दिखाई देती है। प्रोएक्टिवनेस का मतलब है, पहले ऐसा होता था आपने पंचवर्षीय योजना बनाई, 5 साल का प्लान है, उसके बाद में जैसे 2 साल है, 3 साल बाद देखा जाता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तब तक काफ़ी लेट हो गया है। यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये प्लान आपने बनाया, फिर उसको देखेंगे जो रेडिली अवेलेबल इनपुट है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर सही नहीं जा रहे हैं तो क्या कोर्स करेक्शन किया जाए। इसको मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन के माध्यम से कोर्स करेक्शन किया जाता है ताकि इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बेहतर हो सके। रिजल्ट ओरिएंटेड पूरा ये अप्रोच इसका है। नीति आयोग के जो पिलर्स हैं जो कि इफेक्टिव गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं, इनको भी अगर हम देखें तो नीति आयोग की जो ओवरऑल फिलॉसफी है उसमें हमें देखने को मिलता है ये प्रो पीपल है ना, पीपल सेंट्रिक है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ये इंश्योर करना चाह रहे हैं। प्रो एक्टिविटी है, जो भी सिटीजन की नीड है उसके अकॉर्डिंग ये चलेंगे। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी इंश्योर करना चाह रहे हैं। एम्पावरमेंट, स्पेशली जो भी मार्जिनल या वल्नरेबल सेक्शन है या वुमेन है उनको एम्पावर करने की बात कर रहा है। इंक्लूजन ऑफ ऑल, तो हर तबका, समाज का हर तबका या फिर कोई भी रीजन है, रूरल है, जो भी हैं सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो धारणा है या इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने की भी बात कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लेके आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिव रहे, और इस धारणा के साथ आप देखेंगे जैसे ई गवर्नेंस है या डिजिटल गवर्नेंस को अभी बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सारे इनिशिएटिव। स्ट्रक्चर नीति आयोग की अगर देखी जाए तो यहाँ पे चेयरमैन हैं, होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये चेयरमैन रहते हैं। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल होती है और ये गवर्निंग काउंसिल ही वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो शुरू में हम फंक्शन पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि ये एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो गवर्निंग काउंसिल ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देखोगे जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे मौका मिल रहा है। रीजनल काउंसिल बनाई जा रही हैं, अगर कोई रीजन में कोई पर्टिकुलर इश्यूज़ है तो वहाँ पे उस रीजन के जो स्टेट्स हैं आपस में आके उस इशू को सॉर्ट आउट कर सकें। स्पेशल इन्वाइटीज़ को भी बुलाया जाता है, जो डोमेन नॉलेज जिनकी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज जिनके पास हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकते हैं, नीति आयोग में आके वो अपना इनपुट दे सकते हैं। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क अगर हम देखेंगे तो वाइस चेयरपर्सन है जिनको अपॉइंट किया जाएगा पीएम के द्वारा। एट प्रेजेंट सुमन बैरी हैं वाइस चेयरपर्सन हैं, और ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, जितने भी स्टेट के टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ मीटिंग करना, फिर पूरी चीज़ों को देखना, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा आप देखोगे सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो अभी परमेश्वरन अय्यर हैं सीईओ, इनको भी अपॉइंट यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे मेंबर हैं, फुल टाइम जो मेंबर रहेंगे, पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी रहेंगे, जिनको पीएम के द्वारा नॉमिनेट यहाँ पे किया जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें मेजर डॉक्यूमेंट्स नीति आयोग के द्वारा, तो हमने देखा कि नीति आयोग जो है पर्सपेक्टिव प्लानिंग मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर भी वर्क कर रहा है, और इसीलिए आप देखोगे 15 साल का विजन प्लान भी है, 7 ईयर का स्ट्रैटेजी और 3 साल का एक्शन एजेंडा है। 3 साल वाला जो एक्शन एजेंडा है इसमें बता रखा है कि क्या क्या आपको करना है, किस तरह से करना है। 15 ईयर विजन में क्या क्या चीज़ें हमें अचीव करनी है, इस तरह से चीज़ों को मेंशन किया गया है। अगर हम ओवरऑल देखें कि नीति आयोग के जो फंक्शन थे उनको ये कितना अचीव कर पाया है, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, तो वाकई में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धारणा को इसने स्ट्रॉन्ग किया है। और अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स जो हैं उनका पार्टिसिपेशन, चाहे प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग के अंदर हो, इम्प्लीमेंटेशन में तो खैर स्टेट का रोल है, पॉलिसी मेकिंग में भी इनके रोल को बढ़ावा दिया है, डिसेंट्रलाइज यहाँ पे किया है, बॉटम अप अप्रोच के माध्यम से स्टेट्स को यहाँ पे मेन स्ट्रीम किया है, और इस वजह से स्टेट्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो और बहुत सारे प्रयास यहाँ पे किए गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफ़ी काम यहाँ पे किया गया है। एबल टू एजुकेट द स्टेट्स अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म, स्टेट्स को यहाँ बता रहा है कि किस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इस तरह के रिफॉर्म आप करेंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, यहाँ पे पॉवर्टी कम होगी, ठीक है।
जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम करने में भी मदद मिलेगी। तो स्टेट को कन्विंस करने का यहाँ पे काम जो है वो भी नीति आयोग इस तरीके से कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स पॉजिटिवली टेकिंग पार्ट इन नीति आयोग्स इनिशिएटिव, ये इसका उदाहरण है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा रहा है। नीति आयोग की काफ़ी सारी जो एडवाइस हैं, जैसे अगर हम लैंड पूलिंग की चर्चा करें, इसको काफ़ी सारे स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट भी किया है। लैंड पूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया लैंड एक्विजिशन की इश्यूज आ रही थी। मान लीजिए आप कोई गांव का एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे आप कोई सिटी प्लान कर रहे हैं, अर्बन एरिया प्लान कर रहे हैं। अब वहाँ पे दिक्कत आ रही है लैंड एक्विजिशन के अंदर, भूमि अधिग्रहण के अंदर कोई लैंड देने को तैयार नहीं है, प्रोटेस्ट चल रहा है। आप क्या करो, वहाँ पे लैंड पूलिंग का ऑफर दे सकते हो। मतलब जितने भी लोग हैं इनको आप क्या करोगे, जो भी अर्बन एरिया सिटी बन के तैयार होगा वहाँ पे एक पार्ट दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू के टर्म में आप देखोगे तो जो ऑलरेडी उनकी लैंड है उससे ज़्यादा वैल्यू रहेगी। तो उनको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पार्टिसिपेशन दे रहे हो, और बाकी जो डेवलप्ड एरिया है वो आप अपने पास रखेंगे। तो इस तरह के जो आइडियाज़ हैं इनको स्टेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से नीति आयोग काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, काफ़ी सारे इंडाइसेस इनके साथ आया है। अलग अलग जगह पे हम देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स हो गया, SDG अर्बन इंडिया इंडेक्स हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, हेल्थ पे भी है, एजुकेशन पे भी है। आप जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं उनकी एक लिस्ट आप बना सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो है इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी नीति आयोग ने रिलीज किया है। नीति आयोग यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है रियल टाइम बेसिस पे, डेटा कलेक्शन वगैरह इजी है। पहले जो एक आप देखेंगे कि स्टेट की तरफ से भी इशू रहता था डेटा शेयरिंग को लेके, अभी वो वाला इशू नहीं है, क्योंकि स्टेट का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। स्टेट्स को पता है कि जो भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं हमारे ही काम में आने वाला है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर करने में। और ओवरऑल अगर हम देखें तो नीति आयोग एक बेटर थिंक टैंक के रूप में ही उभर के सामने नहीं आया है, बल्कि फेडरल कॉपरेशन को भी ये बढ़ावा दे रहा है। ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर हुआ है, गवर्नेंस को भी बेहतर बनाने में इसने काम किया है। तो एक इसका अप्रेजल हो गया, मूल्यांकन हो गया किस तरीके से ये काम कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम LPG रिफॉर्म्स की भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है जिसे टेलीग्राम पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं, सेशन के PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे क्लासेस लेने का फ़ायदा ये है, प्लस जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है क्लासेस का। और इसके अलावा आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए तैयारी के लिए, जैसे आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, डाउट सॉल्विंग है, रेगुलर क्लासेस हैं, ये सभी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। जितने भी एजुकेटर्स हैं सबका एक्सेस आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। और अभी आपका ये 20% ऑफ चल रहा है, जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ करें, देन पुट दिस कोड एंड ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। जो बच्चे कॉलेज में हैं वो 2 साल उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। एंड इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट दे कैन गेट 1 ईयर एक्सटेंशन ऑल्सो। 28 जुलाई से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इनके लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। 0% EMI का ऑप्शन भी आपको मिलता है। लीजेंड विजडम सीरीज में भी आप मोटिवेशन के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे को आपका 31 को सुबह 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये फ्री टेस्ट है जिसमें एनरोल करके आप काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। यूज़ द अनलॉक कोड RB Live फॉर दिस फ्री टेस्ट। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।